नमस्कार। ईमार साहब के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। NAS 2021 की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं पेपर 3 कक्षा 10 विज्ञान विषय के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तो इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी चल रही है, उसमें जो यात्री बैठा है वो सिक्का उछालता है और वो सिक्का उस यात्री के पीछे की ओर गिरता है, तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है रेलगाड़ी की गति त्वरित है, अर्थात रेलगाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। यूँ हम मान सकते हैं एक समान है, मतलब रेलगाड़ी जो है वो समान वेग से गतिमान है। अवमंदित है, मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, यूँ से कह सकते हैं कि ब्रेक लग रहे हैं। और चौथा है वृत्ताकार पथ के अनुदिश है, वो गोल गोल चक्कर काट रही है। ये चार ऑप्शन है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी एक समान वेग से गतिशील कोई रेलगाड़ी होगी, उसमें जब भी कोई यात्री सिक्का उछालेगा या कोई चीज़ उछालेगा तो वो उसी जगह वापस आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए किसी यात्री ने सिक्का उछाला और उछालते ही गाड़ी ने स्पीड बढ़ा दी अचानक से, तो यात्री तो गाड़ी के साथ गति कर जाएगा, लेकिन सिक्का पीछे रह जाएगा और सिक्का यात्री से पीछे की ओर आ जाएगा। अब मान लीजिए यात्री सिक्का उछालता है और गाड़ी एकदम ब्रेक दे देती है। उस स्थिति में यात्री तो गाड़ी के साथ रुक जाएगा, लेकिन सिक्का जिस वेग से गाड़ी गति कर रही थी उसी वेग से गति करना चाहेगा और वो थोड़ा सा आगे गिरेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर सिक्का पीछे की ओर गिर रहा है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ी है, अर्थात गति त्वरित है, और आगे की ओर गिरता है तो अवमंदित है, और सिक्का अगर वहीं गिरता है तो वह है एक समान। तो इसका आंसर होगा रेलगाड़ी की गति त्वरित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, फुटबॉल के खेल में कोई गोलरक्षक अर्थात गोलकीपर गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोलरक्षक, मान लीजिए फुटबॉल खेला जा रहा है और कोई खिलाड़ी फुटबॉल के चोट मारता है पैर की और वो गोलकीपर के पास पहुंचती, तो गोलकीपर जो ही उसको पकड़ता है थोड़ा सा हाथ पीछे की ओर खींचता है। यही समान घटना जो है जब क्रिकेट के खेल में बॉल को कैच किया जाता है, तो उस समय कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर खींचा जाता है। और पीछे की ओर खींचने की क्या वजह है, क्या कारण है, तो उसके लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, बॉल पर अधिक बल लगा पाता है, वो पीछे की ओर खींचता है तो बॉल पर अधिक बल लगा पाता है। बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है, संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ समझते हैं। बॉल या फुटबॉल जो ही आ रही है उसकी कोई ना कोई गति है, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, भार है उसके पास। तो फुटबॉल का द्रव्यमान और उसका वेग दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। और संवेग जितना ज़्यादा होगा वो फुटबॉल उतनी ही ज़्यादा चोट मारेगी। तो जो ही गोलकीपर बॉल को पकड़ता है, पकड़ते ही चूंकि बॉल के पास द्रव्यमान भी है और वेग भी है, अर्थात बॉल के पास संवेग है, और जितना ज़्यादा संवेग बॉल पर होगा वो बॉल गोलकीपर के हाथों पर उतनी ही ज़्यादा चोट मारेगी। उस चोट को कम करने के लिए गोलकीपर थोड़ा सा हाथों को पीछे खींचता है, जिससे क्या है कि बॉल का संवेग कम हो जाता है और फलस्वरूप खिलाड़ी के हाथों पर चोट नहीं लगती। देखा होगा आपने कि बंदूक की गोली जो है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा कर पाती है। वो वजह क्या है, उसका द्रव्यमान तो कम है लेकिन उसका वेग बहुत ज़्यादा है। चूँकि वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही संवेग है, इसलिए छोटी से छोटी गोली भी, छोटी से छोटा कण भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है यदि उसे बहुत अधिक वेग से छोड़ा जाए। तो इसका आंसर होगा संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। वह संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कम कर देगा, फलस्वरूप चोट जो है कम लगेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किस में चली गई दूरी और विस्थापन के परिमाण समान होंगे? ये देखिए, चार हमारे पास ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि दूरी और विस्थापन किस कंडीशन में समान होंगे। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, लोलक इधर उधर गति कर रहा है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा। देखिए, इसका आंसर है यदि कार सीधी रेखा में गमन कर रही है। चलिए समझते हैं इसको।
सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या है? जिस पथ पर चला जाता है उसकी नाप। कोई व्यक्ति जिस पथ पर चल रहा है उसको माप लीजिए, वो उसके द्वारा तय की गई दूरी है। और विस्थापन क्या है? शुरुआती व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। जहाँ से व्यक्ति ने चलना शुरू किया है, व्यक्ति ने, गाड़ी ने, कार ने, जिसने भी, और कहाँ वो अंत में पहुँचा है, उन दोनों के बीच की सीधी दूरी नापनी है, वो कहलाती है विस्थापन। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है ए और बी दो, ठीक है, इनके बीच की ये दूरी 10 किलोमीटर है। अब कोई व्यक्ति ए से शुरू होता है चलना और बी तक पहुंचता है, ठीक है, तो किलोमीटर 10 है दूरी। तो हम अगर पूछे कि साहब कितनी दूरी तय की गई है इस व्यक्ति ने ए से बी बिंदु तक चलने में, तो हम कहेंगे 10 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है विस्थापन की। तो विस्थापन का मतलब है वो शुरू कहाँ से हुआ, उसने स्टार्ट कहाँ से किया, ए बिंदु से, रुका कहाँ पर, बी बिंदु पर, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी। तो ये अभी जो दूरी हम देख रहे हैं इस चित्र में, ये भी सीधी ही है, मुड़ के तो कहीं आया ही नहीं है वो, तो वो भी होगी 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सीधी रेखा में चलता है तो दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। यहाँ जितनी दूरी है उतना ही विस्थापन भी, दोनों बराबर हैं। लेकिन दूसरा उदाहरण देखिए, ये फिर से दो बिंदु, ये इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर। अब क्या होगा, एक व्यक्ति ए जो है, या कोई व्यक्ति है, वो ए बिंदु से बी बिंदु तक चलता है 10 किलोमीटर की दूरी, और बी बिंदु से फिर वो सी बिंदु की ओर चलता है फिर 10 किलोमीटर, और सी बिंदु पर आकर रुक जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और बी से फिर सी तक गया, अर्थात ये एकदम सीधी रेखा में गमन नहीं है। तो अगर यहां पूछा जाए कि साहब दूरी, तो हम कहेंगे 20 किलोमीटर। ए से बी तक गया 10 और बी से सी तक गया 10, 20 किलोमीटर हो गई। लेकिन यहां कहा जाए विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब है उस शुरू कहां से हुआ, ए बिंदु से, रुका कहां पर, सी बिंदु पर। इन दोनों के बीच की सीधी दूरी देखनी पड़ेगी, और माना कि यह सीधी दूरी 8 किलोमीटर है, तो यहां विस्थापन होगा 8 किलोमीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक विशेष बात, अगर कोई व्यक्ति जहां से चलना शुरू होता है वो वहीं आकर वापस रुक जाता है, तो जहां से चला और जहां आकर रुका वो दोनों बिंदु अगर सेम है, समान है, तो उसके द्वारा दूरी तो तय की जाएगी लेकिन विस्थापन नहीं होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जयपुर से जोधपुर जाता है और जोधपुर जाकर वापस जयपुर आ जाता है जहां से वो चला था, तो इस स्थिति में विस्थापन 0 है, क्योंकि वो जयपुर से चला था और जयपुर में आ गया, तो विस्थापन 0। लेकिन दूरी उसने जरूर तय की है, जयपुर से जोधपुर और जोधपुर से वापस जयपुर। तो समझ में आ गया होगा ये आपको सवाल। ठीक है, तो सीधी रेखा में जब भी गमन किया जाता है तो उस स्थिति में जो है वो विस्थापन और दूरी समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मीना और हरी अपने बगीचे में एक जीव को देखते हैं। ठीक है, हरी ने उसे कीट बताया कि कीड़ा है, लेकिन मीना ने कहा नहीं, कीड़ा नहीं है, केंचुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उस लक्षण को चुनिए जो उसके कीट होने की पुष्टि करता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कीड़े मकोड़े जो कीट हैं उनमें कौन से गुण होते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति वाली देह। द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब है कि अगर उनके शरीर को एक काट से काटा जाए तो दो बराबर, एकदम बराबर भागों में, ठीक है, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हो, एक दूसरे जैसे ही होते हो, उनमें बांटा जा सके। दूसरा, संधित पाद वाला शरीर। शरीर पर जो पैर है वो टुकड़ों में बने होते हैं। तीसरा, बेलनाकार शरीर, बेलन जैसा। और चौथा है खंड युक्त शरीर। शरीर जो है वो टुकड़ों से मिलकर बना हुआ हो। तो देखिए यहां आपको बता देते हैं, कीट जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं और उनका एक विशिष्ट लक्षण है संधित पाद वाला शरीर। उनके शरीर पर जितने भी पैर होंगे, पाद होंगे, वो टुकड़ों से बने हुए होंगे। आप किसी भी कीट को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संधित पाद वाला शरीर। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, केवल पृथ्वी और बिंदु द्रव्यमान के बीच में लगता है, केवल सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में होता है, या केवल दो आवेशित पिंडों के बीच में होता है। कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल लगता कहाँ है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी और द्रव्यमान के बीच में ही लगता है, पृथ्वी किसी भी चीज़ को खींच लेती है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगता है, या ऐसे कोई दो पिंड जिनका कोई द्रव्यमान है उनके बीच में लग सकता है, या आवेशित पिंडों के बीच में लगता है। तो ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल
ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान है उन दोनों के बीच में लगता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति पास पास बैठे हैं तो उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन सवाल ये कि वो एक दूसरे को खींच नहीं पाते जैसे पृथ्वी खींचती है। उसकी वजह ये है कि उनका द्रव्यमान जो है वो बहुत कम है, इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो महसूस नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में हो सकता है। आगे चलते हैं। बांध के संग्रहित जल में, जो बांध में अभी जल भरा हुआ है, ठीक है, स्थिर जल है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में दीवार बनी हुई है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें अभी कौन सी ऊर्जा है? उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु ऊर्जा विहीन नहीं हो सकती। विद्युत ऊर्जा ये सिर्फ विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। अगला है गतिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु गतिमान जब होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गति करती हुई गाड़ी, बहती हुई हवा, ठीक है, चलता हुआ व्यक्ति, चलती हुई गाड़ी, इन सब में गतिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा वो होती है स्थिर वस्तुओं में, रुकी हुई गाड़ी, ठीक है, ठहरा हुआ पानी। अब बांध का जो पानी है वो ठहरा हुआ है, उसमें है स्थितिज ऊर्जा। जो ही बांध के गेट खुलेंगे वह स्थितिज, पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज में बदल जाएगी और पानी बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल, प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम है। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? अचानक की गई घटनाएं, जैसे कि मैं यूं कहूं कि आपके कोई पिन चुभ हुई और आप अचानक से वहां से हाथ हटा लेते हैं या खुद हट जाते हैं, ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, कोई भी बाह्य उद्दीपन जब होता है उसके विरुद्ध में जो क्रिया की जाती है, अचानक करने वाली क्रिया, वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। हाथ में पिन चुभ हुई, ठीक है, और तुरंत हाथ वहाँ से हट गया, तो ये एक चक्कर चलता है और हाथ को वहाँ से शरीर हटा लेता है, वो पूरा सिस्टम कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। देखिए ऑप्शन, ग्राही अंग, पेशियाँ, संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन, मेरुरज्जु। तो देखिए ग्राही अंग वो है जहाँ पर आपको उद्दीपन महसूस हुआ। उद्दीपन महसूस होने का मतलब है किसी ने जलती हुई तीली आपके हाथ के पास कोई ले आया अचानक, या फिर किसी ने अचानक आपके पिन चुभो दी। तो पिन मान लीजिए उंगली में चुभ हुई है तो ग्राही अंग है उंगली। जो ही उंगली में पिन चुभेगी, चुभते ही हमारी उंगली में संवेदी न्यूरॉन पाई जाती है जिसको सूचना मिलेगी। वो वहाँ से सूचना लेकर जाएगी मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में नहीं जाएगी, क्योंकि मस्तिष्क हमारा धीमे काम करता है, उसको समय लगेगा हाथ को हटाने में, इतने में पिन अंदर चुभ सकती है। जाएगी मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु वो सूचना देगा प्रेरक न्यूरॉन को, और प्रेरक न्यूरॉन वापस सूचना देगा हमारे हाथ की पेशियों को, और पेशियाँ सिकुड़ेगी और हाथ पीछे हटा लिया जाएगा। और ये क्रिया अत्यंत तेज गति से संपन्न होती है। ये सारी घटना होने के बाद मस्तिष्क को सूचना दी जाएगी कि ऐसी घटना घटित हुई है, तब मस्तिष्क इसका विश्लेषण करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ग्राही अंग, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर वो सूचना जाएगी मेरुरज्जु में, वहाँ से प्रेरक न्यूरॉन में, और फिर पेशियों में, पेशियों से हमारा हाथ वापस हटा लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संगीत समारोह में वृंदवाद्य बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई ऑर्केस्ट्रा है जहाँ पर बहुत सारे संगीत के यंत्र हैं, ठीक है, उनको सबको बजाना है, तो उसमें सितार वादक जो है वो क्या करता है, अपने सितार की डोरी को थोड़ा सा सेट करता है, ठीक है, बजा बजा के देखता है। तो ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है, वो वास्तव में समायोजन किस चीज़ का कर रहा है, किस राशि का कर रहा है? केवल ध्वनि की तीव्रता का, केवल ध्वनि के आयाम का, सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ, या ध्वनि की प्रबलता का? तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तनित डोरियां होती है वो जो ही तनाव को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो तनाव जो ही बढ़ता या घटता है तो उस वाद्य यंत्र अर्थात सितार की जो आवृत्ति है वो बदल जाएगी। ठीक है, चूंकि ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ सितार ही नहीं है, वहाँ ड्रम भी है और भी कई वाद्य यंत्र है, तो वो क्या करता है, वो सितार के तारों को या तो तनाव देकर या उनको थोड़ा ढीला करके उस सितार की आवृत्ति को बाकी वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ मैच करता है, ताकि सारे वाद्य यंत्र जब आपस में बजें
तो उनकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा मधुर हो। तो जब भी डोरी को ज़्यादा कसा जाएगा, ढीला छोड़ा जाएगा, तो आवृत्ति बदल जाएगी। आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ वो मैच करता है कि बाकी जब जितने भी वाद्य यंत्र है वो बजे और मैं जब सितार बजाऊं तो ये दोनों मैच कर जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार 4 छात्रों ने पानी के तापमान को मापने की कोशिश की। ये देखिए 4 बर्तन आप देख रहे हैं। छात्र 1 ने पानी के अंदर तापमापी डाला, छात्र 2 ने भी डाला, 3 और 4। इन चारों छात्रों को तापमापी दिए गए जो आप देख रहे हैं और जल से भरे पात्र दिए गए और उनसे कहा गया कि आप तापमान माप लीजिए। इन चारों ने ऐसे मापा, ऐसे लगाया। सवाल ये है कि सही माप लेने की अधिक संभावना किस में है। तो देखिए पहले में तो वो पानी पर टच ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो यहाँ पर तापमान पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरे में उसने एकदम बिल्कुल नीचे तक टच कर दिया निब को, थर्मामीटर की को। तीसरे में उसने एक साइड में लगा लिया और चौथे में उसने एकदम बीचों बीच रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास छात्र 1, छात्र 2, छात्र 3 और छात्र 4। ये तो आप भी समझ गए होंगे कि छात्र 4 ने जो थर्मामीटर लगाया है उसमें सही माप लेने की संभावना ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने सीखा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये राम ने सीखा कि साहब जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देंगे और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देंगे। वह उदासीन विलयन से नीला व लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब विलयन उदासीन होता है तो नील विलयन और नील लिटमस और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, राम ने लिटमस पेपर का उपयोग करके 4 विलयनों पर प्रयोग किए, ठीक है, लेकिन वो पूरे प्रयोग नहीं कर पाया। तो जो भी उसने अवलोकन किए वो देखिए ये अवलोकन थे। विलयन 1 वो नीले लिटमस पर तो परीक्षण ही नहीं कर पाया और लाल पर जब उसने किया तो वो नीले में बदल गया। दूसरे में दोनों में ही कोई परिवर्तन नहीं। तीसरे में नीले का तो परीक्षण ही नहीं हुआ, लाल पर कोई परिवर्तन नहीं। 4 में लाल में बदल गया नीला तो, लेकिन लाल पर कोई परीक्षण नहीं। सवाल है निम्नलिखित में से किस विलयन को राम निश्चित रूप से क्षारीय कह सकता है। क्षारीय वो विलयन होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखते हैं हम लाल लिटमस पर प्रभाव क्या पड़ता है। विलयन 1 नीला करता है, विलयन 2 कोई परिवर्तन नहीं, विलयन 3 कोई परिवर्तन नहीं, विलयन 4 टेस्ट ही नहीं किया। तो सीधी सी बात है ऑप्शन क्या हो सकता है, विलयन 1, क्योंकि इसी अवस्था में लाल लिटमस नीला हुआ है। तो हम इसको तो कन्फर्म कह सकते हैं कि ये क्षारीय है। बाकी दूसरा और तीसरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्षारीय नहीं है। और विलयन 4 पर परीक्षण ही नहीं किया गया, तो इसको हम नहीं कह सकते बिना परीक्षण किए कि ये किस प्रकृति का है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में NS 2021 की इसी श्रृंखला में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप आगे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।